हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आप सबों के एनसीईआरटी ट्यूटोरियल में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12th के जीव विज्ञान का क्लास शुरू करने वाले हैं। इसमें जो है एनसीईआरटी बुक से कंप्लीट चैप्टर वाइज लाइन बाय लाइन आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और साथ ही साथ आप लोग पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग लाइक करेंगे, कमेंट करके बताएंगे कि आप लोगों को कैसा लग रहा है और साथ ही साथ शेयर करेंगे। आइए अब हम लोग चलते हैं, समझते हैं कि आप लोगों को क्या पढ़ना है। थोड़ा सा नीचे आते हैं। देखिए यहाँ पे इकाई 6 है, चूंकि जो 5 इकाई है आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो जो छठा इकाई है उसका नाम है जनन। क्या नाम है? जनन। और देखो ये जो इकाई है ना, छठा जो इकाई है जनन, इसमें टोटल 4 अध्याय पढ़ना है आप लोगों को। जो पहला अध्याय है मेरे प्यारे बच्चों वह है जीवों में जनन। कौन सा है अध्याय? जीवों में जनन, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। ठीक है। अध्याय 2 जो है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में आप लोग अध्ययन करेंगे। और जो अध्याय 3 है मानव जनन, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, ये जो चैप्टर है इसके बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे। और अध्याय जो 4 है जनन स्वास्थ्य, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, इसके बारे में भी आप लोग स्टडी करेंगे। ये जो पूरा इकाई है इसके अंतर्गत। आइए अब थोड़ा सा हम लोग शुरू से एक एक लाइन करके समझना शुरू करते हैं कि आप लोगों को एनसीईआरटी में क्या समझाने का कोशिश किया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, आप यहां गौर करें। जीव विज्ञान पृथ्वी पर जीवन की गाथा कहानी का सार या निचोड़ है। आप भी यह बहुत अच्छे से जानते हैं कि जो जीव विज्ञान है ना, सच में वह क्या है कि जब से जीवन धरती पे शुरू हुआ और अभी तक जहां तक यह जीवन पहुंचा है ना, इसके बीच की यात्रा के जो सार या निचोड़ है ना, उसके बारे में ही हम लोग किसमें, जीव विज्ञान के अंतर्गत क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? तो ये पूरे तरह से सार या निचोड़ है। यद्यपि व्यष्टि जीव का निश्चित रूप से अंत होता है। देखिए यहां पे एक शब्द आया है व्यष्टि। ठीक है। व्यष्टि का इंग्लिश होता है इंडिविजुअल। क्या होता है? इंडिविजुअल। मतलब कोई व्यक्ति है तो उसको हम लोग व्यष्टि बोलेंगे। क्लियर है? यद्यपि व्यष्टि जीव का निश्चित रूप से अंत होता है। जो भी व्यक्ति, मतलब चाहे कोई भी जीव हो, वह अगर जन्म लिया है तो उसकी मृत्यु जरूर होती है। उसका सिर्फ एकमात्र एक्सेप्शन है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, मतलब एक कोशिकीय जीव, उनकी मृत्यु नहीं होती है। उसके बारे में आगे आप डिटेल में पढ़ेंगे। वही प्रजातियां लाखों वर्षों तक अस्तित्व में रहती हैं जब तक कि उन्हें प्राकृतिक अथवा मानवोद्भवी विलुप्ति के खतरे की आशंका नहीं होती। देखिए कोई भी जो प्रजाति होती है ना, जैसे इसमें ले सकते हैं आप मनुष्य को या फिर कुत्ते को या फिर हाथी को, आप देखेंगे कि लाखों वर्ष से ये धरती पे हैं, मनुष्य हैं तो हैं आप। लेकिन यहीं पे एक एग्जाम्पल आप और ले सकते हैं, जैसे डायनासोर का। आप लोग देखें मूवी में भी दिखाया जाता है कि डायनासोर क्या हो रहा है, डायनासोर धरती से लुप्त हो गया, विलुप्त हो गया, ऐसा आप देखते हैं मूवी में। तो पता है आखिर ये विलुप्त क्यों हो जाते हैं? तो इसके 2 कारण हैं। पहला तो या तो प्राकृतिक कारण हो सकता है, जैसे कोई आपदा आ गई, महामारी किसी तरह से फैल गया, तो उसके चलते क्या होता है, कोई प्रजाति धरती से लुप्त हो जाती है। या फिर दूसरा वर्ड देखिए यहां पे दिया गया है मानवोद्भवी विलुप्ति। मेरे प्यारे बच्चों, इसको इंग्लिश में थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं, उसके बाद में हिंदी में आप लोगों को समझाऊंगा। इन्वायरमेंटल चेंज कॉज्ड बाय पीपल। देखिए जब कोई मनुष्य के द्वारा जब उसके पर्यावरण में किसी भी तरह का जो चेंज किया जाता है तो उसको हम लोग मानवोद्भवी चेंज कहते हैं, मतलब मनुष्य के द्वारा किया गया परिवर्तन। क्लियर है? तो मानवोद्भवी जो विलुप्ति है उससे भी क्या होते हैं, कोई भी प्रजाति धरती से कभी कभी क्या होता है, खत्म हो जाता है। जनन एक प्रकार से जीव संबंधी प्रक्रिया का रूप ले लेता है जिसके बिना प्रजातियां लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकती। देखिए जनन प्रक्रिया जो है ना, यह जीवों के जीवन का अभिन्न अंग है। ठीक है। चूंकि यह क्या करता है, प्रजातियों का जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो चलना है ना, इसको सुनिश्चित करता है मेरे प्यारे बच्चों, उसमें मदद करता है। अब देखिए जो जनन है यह किसी भी जीव में क्या होता है, कोई जीव जब जनन करेगा तो उसके 2 ही तरीके हो सकते हैं, या तो वह लैंगिक जनन करेगा या फिर क्या करेगा, अलैंगिक जनन करेगा मेरे प्यारे बच्चों। अब लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन जो है इसके बारे में आप पीछे के क्लासों में पढ़ चुके हैं। आगे चलिए समझते हैं। लैंगिक जनन की क्रियाविधि नए रूप भेद को विकसित करने में सहायक होती है। अब देखो लैंगिक जनन का कुछ अपना गुण है और अलैंगिक जनन का अपना कुछ गुण है, और इस क्या है, जहां पे गुण होता है वहां पे अवगुण भी होते हैं। तो लैंगिक जनन का एक जो गुण है वह है कि लैंगिक जनन की क्रियाविधि में नए तरह के इंडिविजुअल,
मतलब नए तरह के व्यष्टि का जन्म होता है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। नए रूप भेद मतलब जो माता और पिता हैं, जब उनका आपस में संपर्क में आने से जब संतान उत्पन्न होंगे तो क्या होंगे, वो नए रूप भेद मतलब थोड़े अलग हो जाएंगे मदर एंड फादर से, मतलब माता पिता से। लेकिन जो अलैंगिक जनन होता है उसमें ऐसा नहीं होता है। जो गुलाब का पौधा है, अगर आप उसका कलम लगाते हैं तो एकदम बिल्कुल मतलब डिट्टो एकदम अपने वो गुलाब मतलब जो उसका पेरेंट्स हैं जो उसके, ठीक है, उसी के जैसे एकदम गुलाब उसी तरह का होगा मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन लैंगिक जनन में ऐसा नहीं होता, उसमें थोड़ा सा रूप भेद आ जाता है। चलिए आगे देखते हैं। अतः उत्तरजीविता लाभ की संभावनाएं बढ़ जाती है। यहां पे एक वर्ड आया है उत्तरजीविता लाभ। उत्तरजीविता का इंग्लिश होता है सर्वाइवल, मतलब उसके जीवित रहने की जो संभावनाएं हैं, धरती पे बचे रहने की संभावना बढ़ जाती है, किसमें, लैंगिक जनन के कारण। चलिए आगे देखते हैं। इस इकाई कहता है इस इकाई जीवित जीवों में होने वाली जनन प्रक्रियाओं के सामान्य सिद्धांतों के बारे में जानकारी देती है। यह जो पूरी इकाई है ना, इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, तो जनन प्रक्रियाओं के सामान्य सिद्धांत जो हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से इसमें जानकारी प्राप्त करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। पुष्पी पादपों, साथ ही साथ मानव में जनन प्रक्रिया जो होती है उससे संबद्ध उदाहरणों सहित व्यापक रूप से हम लोग क्या समझेंगे, जनन को समझेंगे। मानव जनन स्वास्थ्य के बारे में भी हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे, और साथ ही जनन जीव विज्ञान को समझने तथा जनन संबंधी बीमारियों से किस प्रकार बचा जा सके उसके संबंध में भी हम लोग अध्ययन करेंगे। तो इस तरह से आपको अब समझ में आ गया होगा कि जो चैप्टर है उसमें हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। चलिए अब एक भारत के बहुत महान वैज्ञानिक हैं, उनका नाम है पंचानन माहेश्वरी। उनके बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि उन्होंने क्या कार्य किया जीव विज्ञान के क्षेत्र में। चलिए मैं वहां पे पहुंचता हूं और आप लोगों को दिखाता हूं मेरे प्यारे बच्चों को। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इतने खूबसूरत से व्यक्ति हैं, पंचानन माहेश्वरी इनका नाम है। इनका जो जन्म है कब हुआ, 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ। थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं बोर्ड को। कब जन्म हुआ मेरे प्यारे बच्चों, 1904 ईस्वी में इनका जन्म हुआ, और इनकी जो मृत्यु हुई वो 1966 ईस्वी में हुई। ठीक है, इनका नाम बड़े ही सम्मान के साथ जीव विज्ञान के क्षेत्र में लिया जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारे महत्वपूर्ण खोजों को किया और साथ ही साथ विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, चलिए अब समझते हैं कि आखिर ये पंचानन माहेश्वरी इतने फेमस क्यों है, इतने प्रसिद्ध क्यों है। ठीक है, पंचानन माहेश्वरी का जन्म जयपुर राजस्थान में नवंबर 1904 में हुआ। इस लाइन को आप लोग अच्छे से याद कर लेंगे मेरे प्यारे बच्चों ना, कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये लाइन सीधा उठा कर। पंचानन माहेश्वरी का जन्म कहां हुआ था, तो जयपुर राजस्थान में 1904 ईस्वी में हुआ था। वे केवल भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि समस्त विश्व के अत्यंत ही प्रतिष्ठित ख्याति प्राप्त वनस्पतिविद रहे हैं। अब देखिए ये जो हैं पंचानन माहेश्वरी, इनका सिर्फ डंका भारत में ही नहीं बजता बल्कि पूरे विश्व में इनकी डंका बजती है। इस बात को आपको गांठ बांध लेना है। ऐसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से वह इलाहाबाद गए, जहां से उन्होंने डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि प्राप्त की। देखिए जब स्कूली शिक्षा इनकी खत्म हो गई मेरे प्यारे बच्चों, तो क्या हुआ, ये उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए इलाहाबाद पहुंच गए। प्रयाग, कहां पहुंच गए, प्रयाग, जहां पे क्या है, संगम है, तो वहां पे ये पहुंच गए और साथ ही साथ वहां पे किसकी उपाधि प्राप्त की, डॉक्टर ऑफ साइंस की उपाधि इन्होंने प्राप्त की। उसके बाद देखो क्या हुआ, कॉलेज के दिनों से ही वह एक अमेरिकन मिशनरी अध्यापक डॉक्टर डब्ल्यू डी जोन से प्रेरणा लेकर वनस्पति विज्ञान विशेषकर आकारिकी के अध्ययन में रुचि लेनी शुरू की। अब देखो जब वो कॉलेज के दिनों में एक अमेरिकी जो मिशनरी है वहां के एक अध्यापक के संपर्क में आए, उनका नाम था डॉक्टर डब्ल्यू डी जोन। ठीक है, थोड़ा सा इसको मिटा देते हैं चूंकि लग रहा है कि आप लोगों को ये ठीक से दिखेगा नहीं, तो थोड़ा सा नाम को देखिए क्लियर मैं कर देता हूं। अब आप लोगों को अच्छे से दिख रहा होगा मेरे प्यारे बच्चों, डब्ल्यू डी जोन यहां पे लिखा हुआ है, दिख रहा है अब अच्छे से। ठीक है, अब इन्हीं से प्रेरणा लेकर के किसमें इनका इंटरेस्ट जगा, आकारिकी में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये आकारिकी क्या होता है। देखो आकारिकी जो शब्द है ना, इसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। देखो आकारिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें
किसी भी जीव या व्यष्टि के आकार, आकृति या उसके संरचना के संबंध में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहां तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही होगी। इनके शिक्षक ने एक बार अपने विचारों को इस प्रकार व्यक्त किया कि यदि उनका कोई विद्यार्थी प्रगति करके उनसे भी ऊपर निकल जाता है तो उन्हें इससे अत्यधिक संतोष प्राप्त हुआ। एक बार इनके टीचर ने कहा कि अगर मान लो कोई टीचर है और उससे उनका जो छात्र है वह आगे निकल जाता है, मतलब कहीं पे ऊंचे पोस्ट पे चला जाता है, अच्छी जगह पे अगर सेटल हो जाता है, तो शिष्य से अधिक गुरु को क्या होती है, खुशी होती है। जैसे आप लोग मेरे शिष्य हैं, अगर आप मेरे से आगे निकल जाएंगे और बहुत अच्छी जगह पे अगर आपकी नौकरी लग जाती है तो आप लोगों से अधिक मुझे खुशी होगी कि मेरे छात्र जो हैं बहुत अच्छे जगह पे चले गए हैं अपने जीवन में। तो यहां तक बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। अध्यापक के इस शब्दों ने पंचानन को प्रोत्साहित किया। अब देखो, जब इस तरह की बात को जब छात्र सुनते हैं अध्यापक के मुंह से तो उन्हें प्रोत्साहन मिलती है, और पंचानन महेश्वरी जी को भी प्रोत्साहन मिला और उन्होंने पूछा अपने शिक्षक से कि आखिर बदले में उनके लिए वे क्या कर सकते हैं। पंचानन महेश्वरी पूछ रहे हैं। उसके बाद उनके गुरुजी जो थे, जो शिक्षक थे, उनको समझाते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए। आगे देखो, उसके बाद वो बहुत सारा काम किए। उन्होंने भ्रूण विज्ञानीय पहलुओं पर कार्य किया तथा वर्गीकी में भ्रूण विज्ञानीय लक्षणों के उपयोग को लोकप्रिय किया। ठीक है, ये जो लाइन है ना, नीट एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, इसको आप लोग क्या करेंगे, गांठ बांध लेंगे। जो इनका पंचानन महेश्वरी का सबसे बड़ा उपलब्धि क्या था, ये भ्रूण विज्ञानीय पहलुओं पे कार्य कर रहे थे। क्लियर है। अब भ्रूण विज्ञान को हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो भ्रूण विज्ञान को हम लोग एम्ब्रियोलॉजी के नाम से जानते हैं। भ्रूण विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें भ्रूण के वृद्धि और विकास के संबंध में अध्ययन किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है। और जो भ्रूण विज्ञान है इसको वर्गीकी में इन्होंने कहा कि वर्गीकी में इसका जब उपयोग आप करेंगे तो इससे बहुत अधिक लाभ होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि सर वर्गीकी क्या होता है, तो मैं यहां पे वर्गीकी भी आपको बता देता हूं कि वर्गीकी के अंतर्गत दो तीन चीज शामिल है। जैसे कोई भी व्यष्टि है तो उसको सबसे पहले पहचानना, ठीक है, पहचानने के बाद उसका नामकरण करना, और नामकरण करने के बाद उसको वर्गीकृत करने की जो प्रक्रिया है उसको वर्गीकी के अंतर्गत रखा गया है। तो यहां तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी। इन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय में वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना की। अब देखिए आगे इन्होंने क्या कार्य किया। पंचानन महेश्वरी जो है ना, दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है, जो भारत का प्रमुख यूनिवर्सिटी में जिसकी गिनती होती है, वहां पे वनस्पति विज्ञान विभाग की स्थापना इन्होंने की। आज उत्तक संवर्धन तथा भ्रूण विज्ञान में अनुसंधान का एक महत्वपूर्ण केंद्र है वह दिल्ली यूनिवर्सिटी का वनस्पति विज्ञान विभाग। क्लियर है। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए यहां पे एक शब्द है उत्तक संवर्धन। ये जो उत्तक संवर्धन शब्द है ना, सबसे पहले इसका अंग्रेजी हम लोग समझ लेते हैं। इसको टिश्यू कल्चर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टिश्यू कल्चर। उत्तक संवर्धन जो है इसमें किसी भी व्यष्टि के उत्तक को या फिर कोशिका को पोषक तत्व में क्या करते हैं, हम लोग संवर्धित कराते हैं। ठीक है, कहीं पे टेस्ट ट्यूब वगैरह में लेकर के इसको क्या करते हैं, संवर्धित कराते हैं पोषक तत्वों की उपस्थिति में। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। लेकिन आगे अब आपको बताया गया है, इन्होंने अपरिपक्व भ्रूण के कृत्रिम संवर्धन पर कार्य किया। जो अपरिपक्व भ्रूण थे ना, उनका इसी तरह से कृत्रिम रूप से संवर्धन कराने पे भी इन्होंने कार्य किया, और इसका पूरे विश्व में क्या हुआ, जय जयकार होने लगा, डंका बजने लगा। चूंकि इसका क्या था, जीव विज्ञान के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका था मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, इन दिनों उत्तक संवर्धन ने विज्ञान के क्षेत्र में ऐतिहासिक घटना का रूप ले लिया है। टेस्ट ट्यूब परख नली, निषेचन तथा अंतः अंडाशयी परागन पर इनके इस कार्य के कारण विश्व भर में इनकी जय जयकार हुई। जैसा कि मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, तो यहां पे दो शब्द फिर से आया है, टेस्ट ट्यूब परख नली निषेचन। क्लास 8 में आप लोगों को यह पढ़ना था, टेस्ट ट्यूब परख नली निषेचन। शायद आप लोगों को याद भी होगा। क्या होता है कि महिला, कोई भी जो महिला है उसके अंडाशय से अंडाणु को निकाल करके, और जब पुरुष के शुक्राणु से उसका कहां पे, टेस्ट ट्यूब में निषेचन करवाया जाता है, और निषेचन के पश्चात जब उसको पुनः
महिला के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, तो इस पूरी प्रक्रिया को हम लोग टेस्ट ट्यूब निषेचन के नाम से जानते हैं। ठीक है, और यहां पे एक शब्द है अंतः अंडाशयी परागन। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब समझते हैं अंतः अंडाशयी परागन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं कि आखिर इसका अंग्रेजी क्या होता है। तो आप यहां पे देखेंगे अंतः अंडाशयी परागन को इंट्रा ओवेरियन पॉलिनेशन के नाम से हम लोग जानते हैं। समझते हैं कि यह अंतः अंडाशयी परागन क्या होता है। देखिए, जो पोलन ग्रेन है, मतलब जो परागकण है, जब यह किसी फूल के वर्तिकाग्र पे गिरता है तो वर्तिकाग्र क्या करता है, उस पोलन ग्रेन को जर्मिनेट नहीं करने देता है। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं कि जो उसका अंडाशय है उसमें आर्टिफिशियली उस जो परागकण है उसको जो ग्रो कराने की विधि है, मतलब उसको वहां पे संवर्धित करने की जो विधि है, उसको अंतः अंडाशयी परागन के नाम से जाना जाता है। इसके बारे में और डिटेल में आप लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन ने इन्हें एफआरएस फेलोशिप, इंडियन साइंस एकेडमी तथा अन्य उत्कर्ष संस्थानों ने इन्हें विभिन्न प्रकार के पुरस्कारों से और पदों से सम्मानित किया। इन्होंने सामान्य शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सहयोग प्रदान किया। और आप लोगों को जानकर बहुत खुशी होगी कि जिस बुक को, एनसीईआरटी बुक को आज आप पढ़ रहे हैं, इसको बनाने में भी पंचानन महेश्वरी का महत्वपूर्ण योगदान है मेरे प्यारे बच्चों। एनसीईआरटी ने 1964 में हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जीव विज्ञान की पहली पुस्तक इन्हीं के नेतृत्व में प्रकाशित किया। तो जो जीव विज्ञान की पहली पुस्तक जो प्रस्तुत हुई थी, जो प्रकाशित की गई थी एनसीईआरटी के द्वारा, वो किसके नेतृत्व में बना था, यही पंचानन महेश्वरी के नेतृत्व में बना था मेरे प्यारे बच्चों। तो अब आगे हम लोग चैप्टर को डिटेल में पढ़ना शुरू करेंगे। अभी तो इंट्रो चल रहा था, तो आइए अब हम लोग चैप्टर को समझते हैं डिटेल में। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग पहुंच गए हैं अध्याय 1 में, जीवों में जनन। तो यहीं से हम लोगों की स्टोरी शुरू होती है, हम लोगों की मुख्य जर्नी जो है, यात्रा यहीं से शुरू होती है। तो आइए थोड़ा सा इसको पहले एडजस्ट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे सके। सारे लोग कंफर्टेबल हैं, सबको अच्छे से दिखाई पड़ रहा है बोर्ड पे। चलिए आइए देखते हैं। प्रत्येक जीव केवल कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह सकता है। अब देखो, जितने भी जीव है ना, वे क्या होते हैं, कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रह पाते हैं। आप लोग भी ऐसा जानते हैं, पहले ही मैं बता चुका हूं आप लोगों को कि यूनिसेलुलर कुछ ऑर्गेनिज्म्स को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव हैं वे कुछ निश्चित समय तक ही जीवित रहते हैं। आगे देखिए, एक देखिए यहां से क्वेश्चन बनता है, तो मैंने पहले ही यहां पे टिक लगा दिया है, आप लोग इसको देख सकते हैं, मैंने मार्क कर रखा है। जीव के जन्म से लेकर के उनकी प्राकृतिक मृत्यु तक का यह काल उस जीव की जीवन अवधि को निरूपित करता है। आइए अब यह क्या होता है, थोड़ा सा इसको समझने का कोशिश करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मान लीजिए कि कोई जीव है, ठीक है, तो जीव का सबसे पहले क्या होगा भाई, जन्म होगा। अब जो प्राणी जन्म ले लिया है धरती पे, उसकी मृत्यु भी होगी, निश्चित है। यह बात तो सत्य है कि जो भी जन्म लेगा वो मरेगा जरूर। ठीक है, तो जो जन्म लिया है वह मरेगा। तो भाई जन्म से लेकर के और मृत्यु के बीच का जो समय है, जन्म से लेकर के मृत्यु के बीच का जो समय है, इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो देखिए यहाँ पे जीवन अवधि लिखा हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसी जीवन अवधि के नाम से हम लोग इसको जानते हैं। तो इसको आप क्या करेंगे, अच्छे से याद रखेंगे। किस नाम से जानते हैं इसको? इसको हम लोग जानते हैं जीवन अवधि के नाम से। क्लियर है? अब आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जीवन अवधि क्या होता है। तो एक बात यहां पे बहुत अच्छे से आपको समझ लेना है कि जीवन अवधि में कोई व्यक्ति जब जन्म लेता है और जन्म से प्राकृतिक मृत्यु तक की बात चल रही है। कैसी बात चल रही है? प्राकृतिक मृत्यु की बात चल रही है। तो इसको आप लोग हमेशा ध्यान में रखेंगे। अगर इस बात को आप लोग भूल जाएंगे तो यहाँ पे दिक्कत हो सकता है। जैसे किसी की अगर दुर्घटना से मृत्यु हो जाती है तो उसको हम लोग अप्राकृतिक मृत्यु कहते हैं। ठीक है, तो जो प्राकृतिक मृत्यु तक का समय है उसको जीवन अवधि कहेंगे ना। अब क्लियर हो गया आप लोगों को? अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं यहाँ पे आगे क्या बताया गया है आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक है ना मेरे प्यारे बच्चों, ये क्या है, बायोलॉजी के स्टूडेंट का धर्म ग्रंथ है। ठीक है, तो इसको बहुत अच्छे से एक एक लाइन पढ़ना है, क्योंकि जो भी बोर्ड का चाहे एग्जाम हो या फिर नीट का एग्जाम हो, इसी से क्वेश्चन फ्रेम होकर के
आता है। चलिए आगे समझते हैं कि आगे क्या होता है। अब देखो, जो जीव का जन्म हुआ है और जो उसकी मृत्यु हो रही है, प्राकृतिक मृत्यु, उसके बीच का जो समय है उसको हम लोग किस नाम से जान रहे हैं? उसको हम लोग जीवन अवधि के नाम से जान रहे हैं। अब देखो, जो जीवन अवधि है ना, जीवन अवधि की कितनी अवस्थाएं होती है? जो व्यक्ति जन्म लिया, जन्म से मृत्यु के बीच में कितनी अवस्थाएं आती हैं? तो सबसे पहला नंबर तो जो है, जन्म लेगा तो उसके शरीर में कोई भी क्या है, व्यष्टि जब जन्म लेगा तो उसके शरीर में कुछ परिवर्तन होना शुरू होगा, मतलब सेल डिवीजन वहां पे होने लगेगा। तो उससे क्या होगा? उसका विकास होगा। क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? विकास होगा। अब जब विकास होगा बच्चे का, तो तरुण रहेगा, छोटा सा बच्चा, बेबी लल्ला, क्या रहेगा? छोटा सा लल्ला, खेलने वाला। वहां से फिर उसके बॉडी में परिवर्तन होगा। अब क्या बनेगा भाई? वह वयस्क बनेगा। कैसा बन जाएगा? वयस्क बनेगा। और जब वयस्क हो जाता है व्यक्ति, उसके बाद फिर क्या होता है? उसके बॉडी में कुछ चेंजेस आने लगते हैं, कुछ परिवर्तन आने लगता है, और वह धीरे धीरे उसमें जनन परिपक्वता आ जाती है। क्या आती है? जनन परिपक्वता, यानी वह रिप्रोडक्शन करने के लायक हो जाता है। आप लोगों में जैसे अब जनन परिपक्वता आ गई है, तो अब आप लोग जनन करने के योग्य हो गए हैं। और उसके बाद अंत समय क्या आता है? जीर्णावस्था। जीर्ण मतलब जब हम लोग क्या होते हैं? वृद्ध हो जाते हैं, मतलब जब हम लोग रिप्रोडक्शन करने की क्षमता अपने भीतर से खो देते हैं, तो उस अवस्था को हम लोग जीर्ण अवस्था कहते हैं। यहां पे मैंने इसके लिए एक इंग्लिश में भी टर्मिनोलॉजी लिख के रखा है, ठीक है? तो आप उसे भी देख लें, इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए, सबसे पहले बर्थ होगा, मतलब जन्म होगा, ठीक है? उसके बाद जुवेनाइल स्टेज आएगा, उसके बाद रिप्रोडक्टिव फेज आएगा किसी ऑर्गेनिज्म्स के लाइफ में, उसके बाद क्या होगा? सेनेसेंस हो जाएगा, मतलब वो जो रिप्रोडक्शन की क्षमता है उसको वह खो देगा। और लास्ट में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लास्ट में हो जाएगी जय सिया राम जी की, ठीक है? और वह लास्ट में हो जाएगा खत्म, ठीक है? काल के गाल में समा जाएगा। तो यहां तक की स्टोरी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जो जीवन की अवधि है उसमें कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं। चलिए अब आगे समझते हैं कि आगे क्या आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में समझाया गया है। चित्र 1.1 में कुछ जीवों की जीवन अवधि दिखाई गई है। आगे अभी हम लोग जब चलेंगे तो वहां पे देखेंगे कि कुछ जो जीव हैं उनके जीवन अवधि को वहां पे दर्शाया गया है। बहुत से अन्य जीवों के चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। इन चित्रों को देखकर इनके बारे में पता लगाकर दिए गए रिक्त स्थान में आपको उनकी जीवन अवधि के बारे में लिखना है। तो नीचे अभी कुछ फिगर दिया गया है, उसके जीवन अवधि के बारे में हम लोग वहां पे समझेंगे कि उनका जीवन अवधि कितने समय का होता है, और उस चित्र को अभी मैं बताऊंगा आप लोगों को, आप अपने बुक में उसको भर लेंगे, फीड कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। चित्र 1.1 में निरूपित जीव की जीवन अवधि का परीक्षण कीजिए और उसको बहुत गौर से आप लोगों को देखना है। वहां पे जो चित्र दर्शाया गया है उसका कुछ महत्व है। देखो, एनसीईआरटी में कोई भी चीज अगर दिया जाता है ना, तो उस लाइन का कोई ना कोई महत्व जरूर होता है। तो आप यह नहीं बोल सकते कि यह लाइन महत्वपूर्ण नहीं है। तो सारे लाइन को आप बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या यह दोनों बातें रोचक एवं कौतूहलपूर्ण नहीं है कि यह अवधि कम से कम एक दिन या फिर अधिक से अधिक कुछ हजार वर्ष हो सकती है? अब देखो, जो जीवन अवधि है जिसके बारे में अभी सबसे शुरू में हम लोग पढ़े, तो जीवन अवधि एक दिन का भी हो सकता है और कुछ हजार वर्षों का भी हो सकता है। तो यह बहुत कौतूहलपूर्ण घटना है। इस बात को आप लोग अच्छे से अब समझ रहे होंगे, ठीक है? आगे देखिए, इन दोनों चरम सीमाओं के मध्य अधिकांश जीवित जीवों की जीवन अवधि बनी रहती है। तो जितने भी जीव हैं वे इन्हीं दो सीमाओं के बीच में बंधे रहते हैं, उनकी जीवन अवधि होती है। आप शायद इस बात पर ध्यान देंगे कि किसी जीव की जीवन अवधि का आवश्यक रूप से आकार, साइज से संबंध नहीं है। अब देखिए, कोई भी जीव कितना बड़ा है या कितना छोटा है, इससे उसके जीवन अवधि का कोई लेना देना नहीं है। जैसे मान लीजिए कि जो एक घरेलू मक्खी है वह कितना छोटा होता है, या फिर एक बैक्टीरिया देखिए वो कितना छोटा होता है, लेकिन उसका जीवन अवधि कितना लंबा होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बरगद का पेड़ बहुत बड़ा है, ठीक है, उसकी जीवन अवधि कितने समय की होती है। तो इस तरह से साइज मैटर नहीं करता है। यहाँ पे एक बहुत सटीक एग्जाम्पल आप लोगों को बताया गया है कौवा और तोता का, ठीक है। कौवा और तोता जो हैं इनका आकार बिल्कुल क्या होता है, समान होता है, लेकिन जब आप इनके जीवन अवधि को देखेंगे तो इनके जीवन अवधि में अंतर होता है। ठीक इसी प्रकार से आम के वृक्ष की जीवन अवधि पीपल की तुलना में बहुत कम
होती है। क्लियर है? तो यहां तक बात आपको समझ में आ गया होगा कि जो साइज है किसी भी पौधे का, पादप का या जंतु का, उससे उसके जीवन अवधि पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्लियर है, यहां की बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। जीवन अवधि भले ही कितनी ही हो, परंतु प्रत्येक जीव की मृत्यु सुनिश्चित है। अब देखिए यहां पे बहुत अच्छा लाइन लिखा गया है कि चाहे कितना भी लंबा जीवन अवधि क्यों ना हो, जितने भी जीव हैं वे मरते जरूर हैं। अब देखिए क्या बताया गया है, दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि एक कोशिकीय जीवों को छोड़कर कोई भी जीव अमर नहीं है। अब ऐसा क्यों है मेरे प्यारे बच्चों? ऐसा इसलिए होता है कि जब एक कोशिकीय जीव की मृत्यु होनी रहती है, अंत समय नजदीक आ जाता है, तो वे क्या करते हैं, कोशिका विभाजन के द्वारा एक से दो कोशिका का निर्माण कर लेते हैं। मतलब एक जीव से दो जीव का निर्माण कर लेते हैं। इस तरह से उनकी निरंतरता बनी रहती है और वे कभी नहीं मरते हैं। हम क्यों कहते हैं कि एक कोशिकीय जीव की प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती? तो इसका आंसर मैं आप लोगों को बता चुका हूं। क्लियर है यहां तक? चलिए आगे देखते हैं। इस वास्तविकता को जानते हुए क्या आपको आश्चर्य नहीं होता कि हजारों वर्षों से पृथ्वी पर पादपों तथा पशु पंक्षियों की विभिन्न स्पीसीज की विशाल संख्या विद्यमान है? एकदम बिल्कुल आश्चर्य हम लोगों को होता है कि हजारों वर्ष से जो पेड़ पौधे हैं और पशु पंक्षी हैं उनकी निरंतरता विद्यमान है। जैसे पीपल का जो पेड़ है, देख रहे हैं ना, पीपल का पेड़, एक पेड़ मरता है तब तक वो क्या करता है, बहुत सारा सीड प्रोड्यूस करता है, बहुत सारा बीज उत्पन्न करता है और उस बीज से फिर क्या होते हैं, हजारों पीपल लग जाते हैं। तो यह सब किसके कारण सुनिश्चित हो पाता है? तो ये जो है किसके चलते सुनिश्चित होता है? जीवित जीवों में कुछ प्रक्रियाएं अवश्य ही ऐसी हैं जिनसे यह निरंतरता सुनिश्चित होती है। यह जो कॉन्टिन्यूटी है, यह कॉन्टिन्यूटी किससे निर्धारित होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह जनन से निर्धारित होता है। किससे ये कंटिन्यूटी सुनिश्चित होता है? जनन से। क्लियर है? तो जनन क्या करता है? स्पीसीज की कंटिन्यूटी को निर्धारित करके रखता है, किसी भी जीव की निरंतरता को बनाए रखता है पृथ्वी पर। यह क्या है? जनन का एडवांटेज है, उसका गुण है। ठीक है, चलिए आगे समझते हैं, आगे आप लोगों को क्या बताया गया है। वाह, देखिए यहां पे खूबसूरत सा पिक्चर आ गया और इसमें हम लोग जीवन अवधि के संबंध में समझेंगे कि विभिन्न जीवों का जीवन अवधि कितना कितना होता है। देखिए यहां पे दिख रहे हैं आपको गजराज महोदय। गजराज कहने का तात्पर्य है हाथी। हाथी का जो जीवन अवधि होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, वह कितने वर्ष बताया गया है? तो हाथी का जीवन अवधि होता है 60 से 75 वर्ष। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। जो गुलाब है, गुलाब की जीवन अवधि कितनी होती है? 10 वर्ष। कुत्ते की जीवन अवधि भाई 25 ईयर्स। तितली की 1 से 2 हफ्ते। कौवे की 15 वर्ष। ठीक है, ये देखिए यहाँ काकलोचन महोदय हैं। कौन है? काकलोचन, कौवा है। ठीक है, इसका जीवन कितना है? 15 वर्ष। ठीक है, आगे देखेंगे कि हमारे पास है केला। सभी शुभ कार्य में केला आता है तो हम लोग भी शुभ कार्य कर लेते हैं। यहाँ पे केला का जीवन अवधि बताया गया है 25 ईयर, 25 वर्ष। और गाय का कितना बताया गया है भाई? गाय का भी है 25 वर्ष, गौ माता। ठीक है, और तोते का कितना? अरे वाह, देखिए यही बातों वहां पे समझाया गया था आप लोगों को पहले कि जो कौवा है और तोता है, इन दोनों का साइज क्या होता है? करीब करीब इक्वल होता है। इन दोनों फिगर्स को आप गौर से देखिए, इनका साइज करीब करीब समान होता है, लेकिन इनके जीवन अवधि में देखिए कितना अंतर है। कौवा मात्र 15 वर्ष जीवित रहता है, जबकि तोता 140 वर्ष तक जीवित रह सकता है। तो अब आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि साइज मैटर नहीं करता है। चलिए आगे समझते हैं, आगे क्या बताया गया है आप लोगों को मेरे प्यारे बच्चों। मगरमच्छ कितने वर्षों तक जिंदा रहता है? 60 वर्षों तक। लेकिन अगर हम लोग मगरमच्छ के पास चले जाए तो कुछ मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। घोड़ा कितने वर्षों तक? 50 वर्षों तक जीवित रहता है। और फल मक्खी, मतलब जो घरेलू मक्खी है, वह 30 दिन तक, 30 दिन कहने का तात्पर्य है 1 महीने तक जीवित रहता है। क्लियर है? आप यहाँ पे धान देख सकते हैं, धान 3 से 4 माह तक जीवित रहता है और कछुआ 100 से 150 वर्षों तक जीवित रहता है। वहीं बरगद के पेड़ को आप देखेंगे तो यह 200 वर्षों तक जीवित रहता है। तो यहाँ पे एक चार्ट बताया गया था, मैं इसको पहले से ही भर के रखा था ताकि मेरे प्यारे बच्चों को समझाने में सहूलियत हो। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आज से हम लोग क्या पढ़ेंगे? जीवों में जनन के संबंध में
पढ़ेंगे। देखिए एनसीईआरटी जो बुक है ना, मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूं तब आपको समझ में आएगा। देख रहे हैं आप बुक यहाँ पे, जीवों में जनन, मतलब यहां से लेकर के यहां तक का जो विषय वस्तु है, यहां से लेकर के कहां तक का, नीचे तक का जो चीज है यहां तक का, अलैंगिक जनन तक का, ठीक है। इसके बीच में कुल 6 प्रश्न बनते हैं। अभी हम लोग देखेंगे कि कौन कौन सा प्रश्न है जिसके बारे में अभी हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है, जनन क्या है। यहाँ पे अभी हम लोग समझेंगे वहां पे चल के एक एक लाइन को, ठीक है। पहला देखेंगे जनन क्या है। दूसरा प्रश्न बनता है यहां से कि जनन क्यों जरूरी है, आखिर जो जनन है वह जरूरी क्यों है। तीसरा, जीवों के जनन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। अब जब जनन हो रहा है भाई, तो वह जनन किस चीज पे निर्भर है, उसके लिए कौन से फैक्टर, कौन से कारक उत्तरदायी हैं, उसके संबंध में हम लोग अध्ययन करेंगे। उसके बाद क्या बताया गया है भाई कि जनन कितने प्रकार का होता है, यह भी हम लोग जानेंगे कि जनन के प्रकार क्या है। और सबसे लास्ट में जो इंपॉर्टेंट है, लैंगिक और अलैंगिक जनन का परिभाषा और उनमें अंतर को हम लोग समझेंगे। तो आइए एक एक करके एक एक प्रश्न को लेना हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहला हम लोगों का प्रश्न है जनन क्या है, और इसको यहां से समझते हैं कि आप लोगों के पुस्तक में क्या बताया गया है। जीवों में जनन को यहां एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है, जिसमें एक जीव अपने समान एक छोटे से जीव को जन्म देता है। देखिए यहां पे 2 महत्वपूर्ण बात है जिसको अभी आप लोगों को रेखांकित करके मैं दिखाता हूं, ठीक है। पहला है जीव विज्ञानीय प्रक्रम। जनन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, जनन एक जीव विज्ञानीय प्रक्रम है, ठीक है। मतलब कि बायोलॉजिकल प्रोसेस है। कैसा प्रोसेस है भाई, तो बायोलॉजिकल प्रोसेस है ना। प्रोसेस में इधर लिख देता हूं चूंकि वहां पे जगह थोड़ा सा कम है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग देख लेंगे जनन क्या है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, आप लोग समझ गए। अब इसमें क्या होता है, ये तो समझ गए कि यह जीव विज्ञानीय प्रक्रम है। इसमें कोई भी पेरेंट्स क्या करते हैं, अपने ही समान छोटे बेबी को जन्म देते हैं। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है वह यहां से यहां तक है, क्या, अपने समान एक छोटे से जीव संतति को जन्म देते हैं। तो ये 2 महत्वपूर्ण बात है, इसको आप याद रखेंगे तो आराम से जीवों में जनन की परिभाषा आप लिख सकते हैं। क्लियर है, बस इतनी सी बात थी, चुटकी बजाए और बात खत्म। कि कोई भी जीव जब अपने ही समान छोटे से संतति को जन्म देता है तो इस प्रक्रिया को हम लोग जनन कहते हैं। चलिए अब आगे समझते हैं। एक क्वेश्चन तो आप लोग समझ गए। अब ये जो जनन है ना, यह जनन चलते रहता है। जैसे मान लीजिए मैं हूं, ठीक है, तो मेरे पिताजी मुझे जन्म दिए। अब मैं क्या करूंगा, मेरे जो बच्चे होंगे उनको मैं उत्पन्न करूंगा, और मेरे जो छोटे बच्चे होंगे वे छोटे बच्चे भी फिर क्या करेंगे, आगे जनन प्रक्रिया के द्वारा अपने संतति को उत्पन्न करेंगे। तो यह प्रक्रिया चलते रहता है। जन्म होता है, जन्म के बाद लोग क्या होते हैं, बड़े होते हैं, और लास्ट में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब चलिए आगे प्रश्न नंबर 2 समझते हैं कि आखिर प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है, जनन क्यों जरूरी है जी। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या था, जनन क्यों जरूरी है। तो आइए इसको समझते हैं कि आखिर जनन इतना जरूरी क्यों है। चलो देखते हैं। देखो इसका आंसर यहां पे दिया गया है तुम लोगों के बुक में। कहां पे, यहां पे। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। मतलब जनन से क्या होता है कि 2 प्रजातियों के, जो एक प्रजाति है तो उनके 2 पीढ़ियों के बीच में किसकी बात चल रही है, एक प्रजाति के 2 पीढ़ी। जैसे मान लीजिए मेरे पिताजी हैं और मैं हूं, ठीक है, मेरे नीचे मेरे बच्चे होंगे, तो कोई भी 2-3 पीढ़ी दर पीढ़ी तो ये कहानी चलते रहती है। तो 2 पीढ़ियों के बीच में कॉन्टिन्यूटी बना के रखता है। कॉन्टिन्यूटी मतलब निरंतरता बना के रखता है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है, मतलब उनके लिंक को टूटने नहीं देता है। आप बाद में अध्याय 5 अनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत में अध्ययन करेंगे कि किस प्रकार अनुवांशिक विविधता जनन के दौरान सृजित तथा वंशागत होती है। अब देखिए जब चैप्टर 5 आप लोग पढ़ेंगे जिसमें अनुवांशिकता और विविधता के सिद्धांत के बारे में समझाया गया है आप लोगों को, तब वहां पे एक चीज आप लोगों को समझ में आएगा कि जो माता पिता होते हैं जब वे आपस में संपर्क में आते हैं और उससे जो संतान उत्पन्न होता है, तो संतान और माता पिता में कुछ भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। कुछ चीजें तो एकदम समान होंगी लेकिन कुछ भिन्नताएं भी उत्पन्न हो जाती हैं। तो इसके बारे में हम लोग किस में पढ़ेंगे भाई, इसी चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 में। अभी यहां पे हम लोग उसके बारे में अध्ययन नहीं करेंगे। यहां पे सिर्फ आपको जानना था कि जनन
क्यों आवश्यक है। तो इसको अभी हम लोग समझ लिए कि जनन क्यों आवश्यक है। एक बार फिर से मैं पढ़ देता हूं। जनन प्रजाति में एक पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी में निरंतरता बनाए रखती है। आंसर देकर के आप इसको खत्म कर देंगे, बस चुटकी बजाए और इसका आंसर हो गया जी। आप लोग तो भाई अब प्रजनन करने के योग्य हो गए हैं, तो इन सारी बातों को बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। आगे चलिए, जीवों के जनन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। अब हम लोगों के पास है क्वेश्चन नंबर 3 कि आखिर जो जीव जनन करते हैं उसके लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं। तो इसको भी अब थोड़ा समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर वे कौन कौन से कारक हैं जो जीवों के जनन के लिए उत्तरदायी होते हैं। जीव विज्ञानीय संसार में आप देखेंगे कि जो जीव विज्ञानीय संसार है, हमारा बायोलॉजिकल वर्ल्ड है, वहां पे विभिन्न प्रकार के जीव पाए जाते हैं, जैसे आम, नीम, इमली, महुआ, बगुला, हाथी, मोर इत्यादि इत्यादि। तो आप देखेंगे आपके आसपास विभिन्न प्रकार के जीव हैं, और इन सारे जो विभिन्न प्रकार के जो जीव हैं ये जैव विविधता का निर्माण करते हैं। क्लियर है, यहां तक बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है। ठीक है भाई, अब जो अलग अलग जीव हैं वे प्रजनन के अलग अलग तरीकों को अपनाते हैं अपने जीवन में। ठीक है, क्लियर है यहां तक। अच्छा भाई, यहां तक तो बात समझ में आ गई कि वे अलग अलग तरीके अपनाते हैं प्रजनन के। लेकिन ये जो प्रजनन है, प्रजनन के लिए कौन से कारक उत्तरदायी हैं, इसको अब यहां से आप समझिए। ठीक है, जीव किस प्रकार से जनन करता है, वह उसके वास स्थान। अब देखिए यहां पे एक शब्द पहला दिया है वास। पहला क्या है? वास। मतलब जो जहां पे वह रहता है, निवास करता है, मतलब उसका हैबिटेट का बात चल रहा है। किसकी बात चल रही है मेरे प्यारे बच्चों? हैबिटेट की बात चल रही है। तो पहला तो उसके वास स्थान पे वह निर्भर करेगा। क्लियर है, पहला कारक हैबिटेट पे। एक मिनट, थोड़ा सा हैबिटेट का स्पेलिंग गलत हो गया है। ठीक है, तो इसको आप लोग देख लेंगे। हैबिटेट पे उसकी आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान। अब देखिए आगे आप देखेंगे कि उसका इंटरनल बॉडी फिजियोलॉजी कैसा है, ठीक है ना, उस पे निर्भर करेगा, आंतरिक शरीर क्रिया विज्ञान पर। और इसी तरह के अन्य कई कारक होते हैं समूह में, जिन पे क्या होता है, यह जनन प्रक्रिया जो है पूरी तरफ से निर्भर करता है। क्लियर है, यहां तक ये भी आंसर आप लोगों को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसका उत्तर यहां से था, यहां से लेकर के और यहां तक इस प्रश्न का उत्तर आप कर देंगे तो आप लोगों का काम बोर्ड एग्जाम में हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए, तो यहां पे कितना क्वेश्चन अभी तक हम लोग कर लिए हैं। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों आइए अब हम लोग अगला प्रश्न लेते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि भाई अगला प्रश्न हम लोगों का कौन सा है। देखिए हम लोगों का जो अगला प्रश्न है वह है जनन कितने प्रकार का होता है। तो इसको अभी हम लोग समझेंगे कि आखिर जनन कितने प्रकार का होता है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चे, जो जनन है ना, जनन दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है जनन? दो प्रकार का। पहले प्रकार को हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन और दूसरे प्रकार के जनन को हम लोग कहते हैं लैंगिक जनन। क्लास 10 से ही आप लोग पढ़ते आ रहे हैं इसके बारे में। लेकिन देखिएगा यहाँ पे एक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात छुपा हुआ है, इसीलिए मैं यहाँ पे अभी आप लोगों को लाया हूं ताकि आप लोगों को वो जो सीक्रेट है ना वो समझ में आ सके। चलिए आते हैं और यहाँ पे समझते हैं कि आखिर वो सीक्रेट सा चीज क्या है भाई एनसीईआरटी में छुपा के रखा गया है, तो उसी को समझते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया है कि जनन प्रक्रिया दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? दो प्रकार की, मैंने बता दिया, अलैंगिक और लैंगिक जनन। क्लियर है भाई? जो एक अथवा दो जीवों के बीच, अब देखिए यहां पे एक लाइन लिखा है, जो एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है। अब यह जो लाइन है ना, इस लाइन पे थोड़ा सा गौर करें कि या तो एक जीव की भागीदारी होगी तो वह अलैंगिक जनन, और जब दो जीवों की भागीदारी होगी तो वह लैंगिक जनन। यह जो बात बताया गया है यह क्लास 10 तक के बच्चों के लिए उपयुक्त है। ठीक है भाई, क्योंकि वहां पे क्या होता है, बच्चे अल्प विकसित रहते हैं और वहां पे उनको ये चीज पढ़ाया जाता है, क्योंकि वहां बहुत झंझट में फंसाना नहीं चाहता है एनसीईआरटी छोटे बच्चे को। लेकिन जब आप आईएससी में आ जाते हैं और नीट का प्रिपरेशन करने लगते हैं तो वहां पे यह बात सटीक नहीं बैठता। फिर भी यह बात यहाँ पे क्यों लिखा गया है? तो यह बात यहाँ पे इसलिए लिख दिया गया है क्योंकि आप क्लास 10 से निकल करके क्लास 12 में पहुंचे हैं, तो आपका जो पढ़ाई है ना उसके बीच में लिंक बना रहे। ठीक है, दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ा रहे, इसलिए यहां पे यह बात लिख दिया गया है। लेकिन इस बात का असल मीनिंग क्या है उसको समझिए, तब आप लोगों को समझ में आएगा कि आखिर सच में उसका मीनिंग होता क्या है मेरे प्यारे बच्चों। क्लियर है? थोड़ा सा आते हैं, पहले बोर्ड को एडजस्ट कर लेते हैं। हाँ जी, आइए, बोर्ड एडजस्ट हो गया है। यहां पे देखिए जैसे क्या होता है, जो नर हैं
ठीक है, और जो मादा है यहां पे मैं नर लिख ही देता हूं, ठीक है, नर और मादा की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है मेरे प्यारे बच्चों? नर और मादा की, ठीक है। नर और मादा क्या प्रोड्यूस करेंगे? नर बनाएगा नर युग्मक, क्या? नर युग्मक, और मादा क्या बनाएगी? मादा युग्मक, मादा युग्मक। क्लियर है? ये जो नर और मादा युग्मक है, जब इनका आपस में, अब देखिए नर और मादा युग्मक का जब आपस में संलयन होता है तब क्या बनता है? इससे युग्मनज बनता है, युग्मनज। क्लियर है? यहां तक की बात आप लोगों को अब समझ में आ गई होगी, आप लोगों का क्लास 10 का बात थोड़ा सा याद आ गया होगा। अब हम लोग चलते हैं परिभाषा पे, तब आपको समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाहता हूं असल में, ठीक है। कहता है एक अथवा दो जीवों के बीच भागीदारी पर आधारित रहती है, यह कैसे गलत यहां पे साबित हो जाता है? आइए देखते हैं। देखेंगे आप यहां पे, देखिए मैं एक फिगर आप लोगों के लिए ड्रॉ करके रखा हूं पहले से। यहां देखिए, ये सरसों का फूल है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को क्लियरली दिख रहा होगा। एक इसका फूल है, सरसों का फूल है। अब देखिए जो सरसों का पौधा होता है ना, उसके एक ही फूल पे नर और मादा जननांग दोनों होते हैं। आप यहां पे देखेंगे ये नर जनन अंग है। कौन सा अंग है मेरे प्यारे बच्चों? नर जनन अंग है। और आप यहां पे बीच में ये जो बड़ा सा डंडा वाला देख रहे हैं, यह क्या है? यह है मादा जनन अंग, मादा जनन अंग। क्लियर है? आप समझ जाएंगे कि यह नर और मादा जनन अंग की बात चल रही है। क्लियर है? अब देखिए तो एक ही पौधा है, ठीक है, और उसमें नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित हैं। इसका तात्पर्य है कि जब यहां पे जो वहां पे लाइन लिखा गया है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए, मतलब लैंगिक जनन के लिए दो जनक का होना जरूरी है, तो यह बात गलत हो गया ना। चूंकि यहां पे तो एक ही जनक है और एक ही जनक में नर और मादा जनन अंग दोनों उपस्थित हैं। यह नर जनन अंग जो है यह नर युग्मक बना रहा है, और जो मादा जनन अंग है वह मादा युग्मक का निर्माण कर रहा है। नर युग्मक जो है वह पराग कणों में उपस्थित होता है। तो पराग कण जब वर्तिकाग्र पे गिरते हैं तो वो क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, मतलब उनमें अंकुरन होता है और बाद में इसका निषेचन हो जाता है। तो यहां पे तो सिर्फ एक ही जनक है भाई, तो फिर एनसीईआरटी काहे लिख रहा है कि दो जनक उपस्थित होने चाहिए? इसका अर्थ है कि वह बात गलत है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो अब आप लोगों को क्या याद रखना है भाई? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो लैंगिक जनन है, उसका परिभाषा आप क्या याद रखेंगे? लैंगिक जनन जनन की वह प्रक्रिया है जिसमें नर और मादा युग्मक आपस में संलयित होकर के युग्मनज का निर्माण करते हैं। बस इतना सिंपल सा बात आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों का लैंगिक जनन का परिभाषा हो गया कंप्लीट। क्लियर है? आप लोगों को वहां पे जनक के चक्कर में नहीं पड़ना है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? चलिए आइए अब समझते हैं मादा जो अलैंगिक जनन है उसमें इसका क्या महत्व है नर और मादा वाले वाक्य का। ठीक है, तो यहां पे यह कुछ हद तक सही है, लेकिन यहां पे भी एक और क्या है? लोचा आ जाता है। क्या है भाई? लोचा, मतलब कुछ खराबी यहां पे भी है। यहां पे भी परिभाषा में थोड़ा दिक्कत है। अब क्या परिभाषा में दिक्कत है अलैंगिक जनन वाले में? इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। अलैंगिक जनन में एकल जीव भाग लेते हैं। पहला बात इसके परिभाषा में समझ गए, एकल जीव भाग लेते हैं और वे युग्मक का निर्माण कर भी सकते हैं और युग्मक का निर्माण नहीं भी कर सकते। तो अब पूछा जाएगा भाई कि आखिर ये युग्मक का निर्माण, एकले जीव है तो युग्मक का निर्माण करेगा। जैसे मान लो नर युग्मक है शुक्राणु, तो शुक्राणु से खाली कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा भाई? आपके दिमाग में यह प्रश्न आएगा ना। अच्छा सर, अंडाणु एक तरह का क्या है? युग्मक है, मादा युग्मक, तो उसी से कैसे बच्चा पैदा हो जाएगा? हाँ, रुको रुको रुको, यही तो मैं समझा रहा हूं कि जो मादा युग्मक है ना, जिसको हम लोग अंडाणु बोलते हैं, वह कभी कभी क्या होता है? ग्रो करके और एक व्यष्टि में परिवर्तित हो जाता है। किस में परिवर्तित हो जाता है? व्यष्टि में, मतलब इंडिविजुअल में। और यह जो प्रक्रिया है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग अनिषेक जनन के नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अनिषेक जनन। ठीक है, तो यही बात आप लोगों को मैं समझाना चाहता था। अनिषेक जनन को हम लोग इंग्लिश में पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पार्थेनोजेनेसिस बोलते हैं। तो आइए यहां पे समझते हैं कि भाई ये जो अनिषेक जनन है इसका परिभाषा क्या है। देखिए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें भ्रूण का विकास जो है ना, वो एक युग्मक का दूसरे युग्मक के संलयन के बिना ही हो जाता है।
किसी एक युग्मक के डेवलपमेंट से वहां पे क्या बन जाएगा भाई, वहां पे भ्रूण का निर्माण हो जाएगा। वह नर युग्मक भी हो सकता है या मादा युग्मक भी हो सकता है। जब आप आगे बढ़ेंगे तो इस चैप्टर में आपको इसके बारे में डिटेल में समझाया जाएगा। तो यहां तक की कहानी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, क्लियर है। अब थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये जो अनिषेक जनन है, यह अनिषेक जनन क्या होता है। इसको एक फिगर के माध्यम से अभी समझने का हम लोग कोशिश करेंगे। मतलब पार्थेनोजेनेसिस किस में समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे इसको मधुमक्खी में। किसमें, मधुमक्खी, हनी बी में, ठीक है। तो चलिए आते हैं हनी बी का फिगर ले आते हैं ताकि मेरे प्यारे बच्चों को अच्छे से दिखाई दे सके। कहाँ है भाई, कहाँ छुपे हो, कहाँ छुपे हो, यहाँ है, यहाँ है, आ गया। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे, यहाँ 3 तरह के मधुमक्खी दिख रहे हैं, ठीक है। आपको जब मधुमक्खी काटता होगा तो आप सोचते हो एक ही तरह वाला काटा है, तो क्या है भाई, 3 तरह के मधुमक्खी हैं, ठीक है। पहला जो मधुमक्खी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रानी मधुमक्खी। कौन सा बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रानी मधुमक्खी बोलते हैं। अब भाई रानी है तो सीधा सा बात है कि यह स्त्री है, मादा है, क्लियर है। अब चलिए आगे, मेल बी की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है, मेल बी की। अच्छा जी, तो मेल है यानी कि यह नर है, यह क्या है, नर है। अब देखिए यहां पे जो गुणसूत्र है ना नर वाले में, इसमें अगुणित गुणसूत्र होता है। कैसा, हैप्लॉयड क्रोमोजोम होता है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देंगे। और यहाँ जो क्वीन बी है ना, यहाँ देखिए मैंने हैप्लॉयड के लिए एन लिखा हुआ है और डिप्लॉयड गुणसूत्र के लिए, मतलब द्विगुणित गुणसूत्र के लिए यहाँ पे मैंने 2n लिखा हुआ है। अभी इतना ही समझना है। देखो ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो फिर कंफ्यूज आप लोग होने लगेंगे, इसलिए अब क्या होता है अगुणित द्विगुणित इसकी बाद में बात चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी सीधा सीधा चलते हैं। अब देखिए जो मेल बी है, मतलब जो नर है, उसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा। माइटोसिस मतलब क्या होता है भाई, समसूत्री विभाजन होगा मेरे प्यारे बच्चों। क्या होगा, समसूत्री विभाजन होगा। और इसमें क्या बनेगा, उसके बाद स्पर्म सेल बनेंगे, ठीक है। मतलब नर युग्मक का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, नर युग्मक का निर्माण होगा। देखो इसका फोटो तो अवेलेबल था नहीं हिंदी में, तो इसलिए इंग्लिश वाले पे ही मैं हिंदी में लिख करके आप लोगों को समझा रहा हूं, क्लियर है। अब यहाँ पे नर युग्मक बन गया। और जो क्वीन है, जो रानी है, ठीक है, जो मादा है वो क्या बनाएगी, मादा में होगा, यहां देखो मियोसिस। यहां पे हमेशा ध्यान में रखिएगा, नर में माइटोसिस हो रहा है, मतलब समसूत्री विभाजन हो रहा है। और जो मतलब मादा है, यहां पे क्या हो रहा है, उसमें, इसमें हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन है, अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन करने का थोड़ा सा मीनिंग मैं समझा देता हूं कि अगर इसमें टोटल क्रोमोजोम की संख्या 12 है तो यह घट के कितनी रह जाती है, आधी रह जाती है, मतलब यहाँ पे 6 हो जाएगा। तो अगर 12 को हम लोग 2n से लिखें तो n बराबर कितना हो जाएगा, n = 6 हो जाएगा। तो यही बात है हैप्लॉयड और डिप्लॉयड का, ठीक है, क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए तो यहां पे कैसा होता है, अगुणित गुणसूत्र पाए जाते हैं। कहां पे भाई, एग में। किसमें, एग में। n सेल जहां पे, यहां पे दिख रहा है ना, सेल लिखा हुआ है, उसके बगल में n लिखा हुआ है, तो इसको आप क्या करेंगे, हमेशा याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये नर युग्मक यहाँ पे बना मेल बी के द्वारा, और यहाँ पे मादा युग्मक का निर्माण हुआ किसके द्वारा, रानी मधुमक्खी के द्वारा। अब दोनों आपस में हो जाएंगे संलयित, क्लियर है। अब इनका जब संलयन होगा तो क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, संलयन के बाद ये बनाएंगे 2n फीमेल। क्या बनाएंगे, 2n फीमेल। अब देखिए दो तरह के फीमेल पाए जाते हैं मधुमक्खी के छत्ते में। वैसा फीमेल जो हनी पे, मतलब जो शहद खा खा करके बड़ा होगा, ठीक है, वो बन जाएगा काम करने वाली नौकरानी। क्या बनेगी, काम करने वाली नौकरानी। और जो रॉयल जेली पे पलेगा ना, ठीक है, वो क्या बन जाएगा भाई, क्वीन। क्या बनेगा, क्वीन ना, मतलब रानी। क्लियर है यहां तक। हाँ, तो आप यहां देखेंगे कि ये जो ऊपर वाला है ना, ऊपर वाले से हम लोगों को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि यह आप लोगों को नहीं समझना था। मेन आप लोगों को क्या समझना है, यहाँ पे आप लोगों को समझना है अनिषेक जनन, कि ये अनिषेक जनन मतलब पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। तो इसी को हम लोग यहाँ पे सिर्फ समझने का कोशिश करेंगे कि आखिर जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है मेरे प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन जो होता है, उसमें गैमिट का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है और वो किस प्रकार का होता है, इसको सिर्फ समझना है हम लोगों को, ठीक है। तो अनिषेक जनन में आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए ये क्या है, क्वीन है। क्वीन में क्या हुआ है भाई, मियोसिस हुआ है, मतलब अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, और यह एग बनाया है। और यह जो एग है ना, अब
इसमें क्या हो रहा है, यह नर युग्मक के द्वारा संलयित नहीं हो रहा है, यहां पे किसी तरह का फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, किसी तरह का संलयन नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यह जो क्या है, एग है मेरे प्यारे बच्चों, यह किस चीज में डेवलप हो जा रहा है, ड्रोन में। किसमें? ड्रोन मधुमक्खी में बदल जा रहा है। तो इसी तरह की जो घटना होती है, यहां पे किस चीज का, युग्मक भी बन गया और उसका विपरीत लिंग के युग्मक से संलयन भी नहीं हुआ। क्लियर है? चलिए, तो अब आप लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गया होगा। और वह क्या हो गया, एक डेवलप्ड व्यष्टि में, मतलब पूरी तरह से विकसित व्यष्टि में बदल भी गया। क्लियर है? तो यही बात मैं आप लोगों को समझाना चाहता था। हाँ, तो मेरे प्यारे बच्चों, आइए अब हम लोग अलैंगिक जनन को थोड़ा डिटेल में समझते हैं। अलैंगिक जनन के बारे में मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूं कि इसको अंग्रेजी में क्या बोला जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला जाता है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, अब इसके अंतर्गत क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है, आइए थोड़ा सा देखते हैं। देखिए, अलैंगिक जनन है यहाँ पे, इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले इसके परिभाषा को पढ़ेंगे। हालांकि मैं पहले आप लोगों को इसका परिभाषा पढ़ा दिया हूं, फिर भी एक लाइन में समझा दूंगा। ठीक है, उसके बाद इसकी क्या मुख्य बातें होती हैं, मतलब इसकी क्या विशेषताएं हैं, उसके बाद इसकी कितने प्रकार होते हैं, थोड़ा हम लोग क्लोन के बारे में भी समझेंगे कि क्लोन आखिर क्या होता है, और उसके बाद क्या पढ़ेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अलैंगिक जनन के जो प्रकार हैं वे कितने प्रकार के होते हैं, जैसे विखंडन, मुकुलन, बीजाणु जनन, कायिक प्रवर्धन, खंडीभवन और पुनरुद्भवन। इसमें से जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए, साथ ही साथ नीट के लिए, उस पर हम लोग एक एक करके प्रकाश डालेंगे। तो आइए थोड़ा सा सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये अलैंगिक जनन क्या है, इसके परिभाषा को एक लाइन में समझने का कोशिश करते हैं। अलैंगिक जनन का वह प्रक्रिया है जिसमें सिर्फ एक जनक भाग लेता है, पहला बात। दूसरा बात यह है कि इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है, गैमीट बन भी सकता है और गैमीट नहीं भी बन सकता। तो यही बात आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में लिखा गया है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। अब आइए अब इसकी मुख्य बातें समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर इसमें मुख्य बातें क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों ना। यहाँ पे देखिए मुख्य बातें, थोड़ा सा मैं इसको पेन को मोटा कर लेता हूं क्योंकि बहुत पतला चल रहा है। चलिए, अब इसमें क्या देखेंगे हम लोग, इसकी मुख्य बातों को समझने का कोशिश करेंगे। तो पहला बात तो यह है कि इसमें कितने जनक भाग लेते हैं, एक जनक। दूसरा बात, इसके द्वारा जो संतति उत्पन्न होती है वह कायिक रूप से और आनुवांशिक रूप से अपने जनक के समान होती है। देखो यहां पे हम लिखे हैं, ठीक है, आकारकीय को कायिक भी हम बोल सकते हैं, ठीक है, और आनुवांशिक रूप से भी ये क्या होते हैं, अपने आनुवांशिक को हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिकली, ठीक है, जेनेटिकली भी ये क्या होते हैं, अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। तो आइए आगे समझने का कोशिश करते हैं कि और इसके बारे में क्या गुण हम लोग जान सकते हैं। देखो, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें गैमीट का फॉर्मेशन हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, उसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि जो अलैंगिक जनन के दौरान जो युग्मक बनता है उसका निषेचन नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों ना, बस इस बात को आपको हमेशा ध्यान में रखना है। क्लियर है? तो यही इसमें लैंगिक और अलैंगिक में थोड़ा सा अंतर भी हो जाता है। आइए अब आगे समझते हैं कि क्लोन क्या होता है। ठीक है, यह इसका सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। क्लोन कहता है कि आकारकीय तथा आनुवांशिक रूप से एक समान जीवों को क्लोन कहा जाता है। यहां पे आप देख सकते हैं, पहला तो उसका क्या होना चाहिए, स्ट्रक्चर पूरी तरह से एक समान होना चाहिए। जैसे यहां पे एक पौधा है, आप पौधा को देख रहे होंगे, तो अगर इसी तरह का एक और पौधा को यह जन्म देता है, एक पौधा यहां पे है और इसी तरह के एक और पौधे को अगर यह जन्म देता है, तो इसके आकार की रूप से वे दोनों पौधे कैसे हो जाएंगे, बिल्कुल एक समान हो जाएंगे। और मान लीजिए इस पौधे में गुणसूत्रों की संख्या अगर 22 है, तो इसकी जो संतति होगी, संतति में भी गुणसूत्रों की संख्या कितना होना चाहिए, 22 ही होना चाहिए। तो अगर यह आकार में और आनुवांशिक दृष्टि से एक समान अगर कोई दो जीव हैं, तो उनको हम लोग क्या कहते हैं, क्लोन कहते हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो यह दो बात आप लोगों को मुख्य रूप से यहां पे समझना था। अभी एनसीईआरटी में क्या बताया गया है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसको मैं थोड़ा पढ़ के आपको समझाने का कोशिश करता हूं। चलिए अब आते हैं बुक पे और यहां समझते हैं कि यहां पे क्या बताया गया है। देखिए,
इस विधि में एकल जीव जनन संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। सबसे पहला बात जो मैं आप लोगों को बता दिया हूं, किसकी बात चल रही है? एकल जीव की बात चल रही है, मतलब सिंगल इंडिविजुअल की ना। एकल जीव को क्या करते हैं? ये संतति उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। क्लियर है यहां तक? चलिए, इसके परिणाम स्वरूप जो संतति उत्पन्न होती है वह केवल एक दूसरे के समरूप ही नहीं बल्कि अपने जनक के एकदम समान होती है। जो बात मैं आप लोगों को बता चुका हूं कि ये सिर्फ आइडेंटिकल, मतलब एक दूसरों के समरूप ही नहीं होते बल्कि क्या होते हैं? एकदम फोटोकॉपी होते हैं। फोटोकॉपी तो समझते हो ना, एग्जैक्ट कॉपी होते हैं। क्लियर है? क्या यह संतति अनुवांशिक रूप से भी एक समान अथवा भिन्न होती है? हाँ, ये अनुवांशिक रूप से भी अपने पेरेंट्स के, मतलब अपने जनक के एक समान होती है। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। आकारकीय तथा अनुवांशिक रूप से एक समान जीवों के लिए क्लोन शब्द का प्रयोग किया गया है। यह भी मैं आप लोगों को अच्छे से समझा दिया। आइए जीवों के विभिन्न वर्गों के मध्य पाए जाने वाले अलैंगिक जनन के विस्तृत रूप का अध्ययन करें। अलैंगिक जनन सामान्य रूप से एकल जीव, पादप तथा जीव अपेक्षाकृत। अब देखिए यहां पे क्या आप लोगों को बताया गया है। जो अलैंगिक जनन है वो किस में होता है भाई? तो वैसे जीवों में होता है जो सामान्य रूप से कैसे हैं? एकल जीव हैं। एकल जीव। क्लियर है? दूसरा क्या है? पादप में जो छोटे, मतलब कम डेवलप्ड पादप हैं, मतलब जिनका विकास बहुत अच्छे से नहीं हुआ है, उसमें होता है। जीव अपेक्षाकृत साधारण जीव में यह होता है, आदि में पाया जाता है। तो इन बातों को आप क्या करेंगे? अच्छे से याद रखेंगे। आइए अब आगे चलते हैं और आगे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर जो अलैंगिक जनन है उसके कितने प्रकार होते हैं। तो सबसे पहला जो प्रकार है इसमें मेरे प्यारे बच्चों वह है विखंडन। किसके बारे में पढ़ना है? विखंडन के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। देखो, विखंडन को अंग्रेजी में बोला जाता है फिजन। विखंडन मतलब क्या है? सबसे पहले तो इस बात को समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर विखंडन का अर्थ क्या होता है। जब भी कोई चीज टूट जाता है, जैसे मान लो यहां पे कोई एक वस्तु है, यह टूट करके दो भाग में बट जाए या फिर दो से अधिक भाग में बट जाए, तो इसको हम लोग इस प्रक्रिया को कहते हैं विखंडन। तो यहां तक की बात आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब देखो, जो विखंडन है उसमें कोई एक जीव बंट करके दो या दो से अधिक जीवों को जन्म देता है। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? वो क्या करते हैं? कोई एक जीव बट जाएगा और वो दो या दो से अधिक जीवों को अगर जन्म देगा तो उसको हम लोग विखंडन के नाम से जानेंगे, फिजन के नाम से जानते हैं। यह अलैंगिक जनन का यह एक प्रकार है। आइए अब हम लोग विखंडन के प्रकार को समझते हैं। देखो, जो विखंडन है ना मेरे प्यारे बच्चों, यह दो प्रकार का होता है। ठीक है? पहला जो प्रकार है उसको हम लोग बोलते हैं बाइनरी फिजन। क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। और इसको हिंदी में बोला जाता है द्विविखंडन। क्या बोलते हैं? द्विविखंडन। तो हमेशा आप क्या करेंगे? इसको याद रखेंगे ना, द्विविखंडन बोलते हैं। ठीक है? और दूसरा जो इसका प्रकार है वह है मल्टीपल फिजन, मतलब बहुविखंडन। क्या कहते हैं इसको? बहुविखंडन। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो इसके कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। पहले को हम लोग बोलते हैं द्विविखंडन और दूसरे को बोलते हैं बहुविखंडन। ठीक है? चलिए अब एक एक करके समझना शुरू करते हैं कि आखिर जो बाइनरी फिजन है और जो मल्टीपल फिजन है इन दोनों में क्या अंतर है। देखिए, यहाँ पे उदाहरण जो लिया गया है आप लोगों के एनसीईआरटी बुक में, वह मुख्य रूप से अमीबा का उदाहरण पढ़ना है। तो आप लोग इसी पे ज्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि जब आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वह क्वेश्चन पूछा जाएगा अमीबा से रिलेटेड। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? जो एनसीईआरटी में दिया रहे उसी को आप लोगों को समझना है। तो जो अमीबा होता है, देखिए अमीबा में दोनों तरह का विखंडन पाया जाता है। पहला द्विविखंडन भी और बहुविखंडन भी, इसलिए यह समझना भी आप लोगों के लिए आसान हो जाता है। तो समझते हैं एक एक करके। देखो, जो अमीबा है इसमें जो जनक कोशिका है, जो पेरेंट कोशिका है, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले इसके जो केंद्रक हैं, केंद्रक क्या करता है? इसमें विभाजन होकर के एक केंद्रक से दो केंद्रक का निर्माण कर देता है। ठीक है? और उसके बाद इस कोशिका में आप देखेंगे कि ऊपर से एक गड्ढा के जैसा निर्माण होने लगता है और धीरे धीरे क्या होता है, यह कोशिका अपने आप को दो बराबर भागों में, पहला भाग और दूसरा भाग, दो बराबर भागों में या दो अलग तरह के भी भागों में, हम बराबर सिर्फ नहीं कह सकते हैं, तो एक कोशिका से दो कोशिका का निर्माण कर लेता है। क्लियर है यहां तक?
चले आगे, आगे देखिए, आगे हम लोगों को बताया गया है मल्टीपल फिजन। किसके बारे में पढ़ना है? मल्टीपल फिजन के बारे में, मतलब बहुविखंडन के बारे में। यहां पे क्या होता है कि जब अनफेवरेबल कंडीशन रहता है, मतलब जब प्रतिकूल परिस्थिति रहता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि जो अमीबा होता है वह अमीबा अपने ऊपर जो क्या करता है कि अपने कूटपाद को समेट लेता है वह, ठीक है, और कूटपाद को समेट करके अपने ऊपर 3 स्तर का एक सिस्ट का निर्माण करता है, जिसमें 3 लेयर होते हैं, 3 लेयर्स होते हैं। क्लियर है? और इस जो प्रक्रिया है इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं पुट्टी। क्या बोलते हैं? पुट्टी बोलते हैं। और इस पुट्टी के बनने की प्रक्रिया को पुट्टी भवन बोला जाता है। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पुट्टी भवन के नाम से जाना जाता है। तो इस बात को आप हमेशा क्या करेंगे? ध्यान में रखेंगे, सिस्ट बनने की। और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सिस्ट फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं? सिस्ट फॉर्मेशन या इंसिस्टेशन। क्लियर है? तो जब इसका पुट्टी भवन हो जाएगा, मतलब जैसे जब क्या होगा, प्रकृति जब प्रतिकूल रहती है तो इसको जीवित तो बचे रहना है, तो क्या करता है? अपने ऊपर से लेयर बना लेता है और सुरक्षित कवच में, खोल में बंद हो जाता है। और जब धीरे धीरे क्या होता है, फेवरेबल कंडीशन आता है, मतलब अनुकूल परिस्थिति आती है, तो उस समय क्या करता है, ये अपने पुट्टी के भीतर, ये जो पुट्टी है उसके भीतर अपने कोशिका में विभाजन करना शुरू कर देता है और एक कोशिका से बहुत सारे कोशिका का निर्माण कर लेता है। तो सबसे पहले क्या है, इसके जो केंद्रक हैं विभाजित हो जाते हैं अलग अलग भागों में, छोटे छोटे भागों में। क्लियर है? और उसके बाद इसके ऊपर क्या होता है भाई, इसके ऊपर जो है एक खोल जैसा संरचना बन जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक केंद्रक पहले तो विभाजित होकर बहुत सारा केंद्रक बनाया और उसके ऊपर से फिर एक कवर आ गया। तो इस तरह से एक कोशिका से विभिन्न प्रकार के कोशिकाओं का क्या होता है, निर्माण हो जाता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक कोशिका से बहुत सारे कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और फिर क्या होता है, इसका जो कवच है वह फट जाता है, ठीक है। और उसके फटने से यहां से बहुत सारे जो हैं क्या निकलते हैं, इसके संतति निकलते हैं, जिसको हम लोग अमीबा का संतान जो है, छोटा छोटा बच्चा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमीब्यूली बोलते हैं। क्या बोलते हैं इंग्लिश में? अमीब्यूली बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों ना। चलिए अब इसको समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर आपकी पुस्तक में कैसे बताया गया है। तो आते हैं सबसे पहले बोर्ड पे इधर और देखते हैं कि मेरे प्यारे बच्चों के लिए बुक में क्या लिखा गया है। चलिए अब पहुंच गए, देखो ऊपर तक तो पढ़ लिए थे हम लोग, यहां तक तो पढ़ लिए थे। अब चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा गया है। कहता है कि प्रोटिस्टा, देखो यहां पे दिख रहा है आप लोगों को क्लियरली, प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में। अब प्रोटिस्टा और मोनेरा के बारे में आप लोग क्लास 11th में पढ़ चुके हैं, तो इसलिए मैं डिटेल में यहां पे नहीं जाऊंगा, समय क्या होगा, बर्बाद होगा। तो आप लोग 11th का बुक देख सकते हैं जहां पे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन आप लोगों को बताया गया था। क्लियर है? तो उसको आप लोग जाकर के देखेंगे कि वहां पे प्रोटिस्टा मोनेरा के बारे में क्या बताया गया है ना। चलिए देखिए, तो प्रोटिस्टा एवं मोनेरा में जनक कोशिका को 2 में विभक्त होकर नए जीवों को जन्म देती है। एक कोशिका से कितने कोशिका? 2 कोशिका का बात चल रहा है, जैसा कि मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं। द्विविखंडन मतलब बाइनरी फिजन की यहां पे बात चल रही है। अतः इन जीवों में समसूत्री कोशिका विभाजन, और देखो जब एक कोशिका से 2 कोशिका बनते हैं तो यहां पे किस तरह का विभाजन होता है, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है। तो इस बात को आप लोगों को हमेशा याद रखना है। समसूत्री कोशिका विभाजन को हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं माइटोसिस। जब एक कोशिका से 2 कोशिका का निर्माण होता है तो उसको समसूत्री विभाजन कहते हैं। इसके बारे में भी आप लोग 11th में पढ़ चुके हैं, ठीक है। बहुत से एकल कोशिका जीव द्विखंडन से उत्पन्न होती हैं। बहुत से, जैसे अमीबा हो गया, साथ ही साथ पैरामीशियम हो गया, साथ ही साथ यूग्लिना हो गया, ये तीनों द्विखंडन के माध्यम से एक कोशिका से 2 कोशिका में बंटते हैं। क्लियर है? यहां पे मैंने 2 एग्जाम्पल और आप लोगों को बता दिया, जिनमें एक कोशिका 2 भागों में विभक्त हो जाती है और प्रत्येक भाग एक वयस्क जीव का रूप तीव्रता से ले लेती है। तो यही बात आप लोगों के पुस्तक में यहां पे समझाया गया है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है जिसको आपको ध्यान में रखना है, यह बार बार एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा जा सकता है आपको, ठीक है। चलिए आगे समझते हैं कि आगे आप लोगों के बुक में क्या बताया गया। देखिए यहाँ पे कुछ फिगर हैं, तो बाद में इस फिगर को लेंगे और समझेंगे, चूंकि इससे रिलेटेड नहीं है। देखिए यहाँ पे आप लोगों को 2 एग्जाम्पल बताया गया है, सबसे पहले अमीबा और दूसरा पैरामीशियम, ठीक है। आगे देखिए,
ईस्ट में यह विभाजन, अब यहां आगे जो है ईस्ट की बात चलने लगती है मेरे प्यारे बच्चों, तो यह अभी आप लोगों को नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी में किया क्या है कि अलग अलग चीजों को एक साथ मिक्स करके दे दिया है, इसलिए मैं इसको अलग हटा करके और इसको सीरियल वाइज बता दिया हूं। अब क्या है, अमीबा में आप लोगों को सिर्फ पढ़ना है मल्टीपल फिजन, तो इसको मैं अभी आप लोगों को समझा देता हूं जो यहां से पढ़ाया गया है। अब बीच में आपको नहीं पढ़ना है, बीच में दूसरा चीज घुसा हुआ है, उसके बारे में मैं आगे आप लोगों को समझाऊंगा। चलिए अभी देखिए, विषम परिस्थितियों में अमीबा अपने पादाब संकुचित कर लेता है। अब देखिए, मैं पहले ही आप लोगों को बता दिया हूं कि जब विषम परिस्थिति आती है तो अमीबा क्या करता है, उसका जो पादाब है स्यूडोपोडिया, उसको क्या करता है, संकुचित कर लेता है मेरे प्यारे बच्चों, तथा अपने परिक्षेत्र में एक त्रिस्तरीय कठोर आवरण स्रावित करता है। कितना त्रिस्तरीय कठोर आवरण ना, 3 लेयर्ड, ठीक है, जिसे पुट्टी या सिस्ट कहते हैं। अब वो जो त्रिस्तरीय लेयर है उसको किस नाम से यहां पे जाना जाता है, पुट्टी या सिस्ट के नाम से जाना जाता है, जिसके बारे में अभी मैं आप लोगों को समझाया। इस परिघटना को पुट्टी भवन कहते हैं, मतलब त्रिस्तरीय सिस्ट के निर्माण के घटना को पुट्टी भवन के नाम से जाना जाता है, या इंसिस्टेशन या सिस्ट फॉर्मेशन के नाम से जाना जाता है। यहां देखिए मैं इंग्लिश में लिख दिया हूं, आप नीचे देख सकते हैं, यहां पे इंसिस्टेशन लिखा हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब जब अनुकूल परिस्थिति का पुनर्आगमन होता है तो पुट्टीकृत अमीबा क्या होती है, उसमें बहुखंडन द्वारा विभाजित हो जाती है। क्लियर है? और विभाजित होने के बाद क्या होता है, तथा अनेक सूक्ष्म अमीबा बीजाणु, अब जो अमीबा के जो बीजाणु हैं वे स्पोर्स क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं, जिनको हम लोग कहते हैं अमीबाभ। इनको किस नाम से, अमीबा के बीजाणु को हम लोग किस नाम से जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अमीबाभ के नाम से जानते हैं, यानी अमीब्यूली के नाम से जानते हैं। तो इस बात को आप लोग बहुत अच्छे से रट लीजिएगा या याद कर लीजिएगा, यह बहुत इंपॉर्टेंट बात है, पूछा जाता है। आगे चलिए, इसको इंग्लिश में बोला जाता है स्यूडोपोडियो स्पोर्स। क्या बोलते हैं, स्यूडोपोडियो स्पोर्स के नाम से भी जाना जाता है। चूंकि एनसीईआरटी जो वर्ड यूज करता है उसको ही आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। आगे चलिए, पुट्टी की भीति के फट जाने से ये बीजाणु परिक्षेत्र के माध्यम में विमोचित हो जाते हैं। जैसे ही पुट्टी फट जाता है तो अमीबा की पुट्टी के फटने से क्या होते हैं, ये जो छोटे छोटे बीजाणु होते हैं वहां के वातावरण में पूरी तरह से फैल जाते हैं। तो यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इनसे अनेक अमीबा विकसित होते हैं। इस अभिक्रिया को बीजाणु जनन भी कहते हैं। अब देखिए, इस परिघटना को एक और नाम से जाना जाता है, बीजाणु जनन के नाम से। इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में आगे जब काइंड्स ऑफ हम लोग क्या पढ़ेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बीजाणु जनन, तो वहां पे भी इसके बारे में पढ़ेंगे। हाँ, तो अभी तक हम लोग द्विविखंडन और बहुविखंडन के बारे में समझ लिए। अब देखिए क्या होता है, 12th तक तो बस वहीं तक जरूरी है। अब लेकिन जब आप लोग नीट वगैरह का तैयारी करेंगे तो थोड़ा सा उससे थोड़ा सा ज्यादा आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें क्या होता है कि कुछ जो आप लोगों के सिलेबस में दिया गया है उससे थोड़ा एक्स्ट्रा चीज पूछ लिया जाता है कि बच्चों को याद है या नहीं है। तो ये देखिए, जो मैं अभी पढ़ा रहा हूं ना, नीट के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण है, बोर्ड के दृष्टिकोण से उतना महत्वपूर्ण नहीं है। चलिए आइए समझते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जो द्विविखंडन होता है, यह द्विविखंडन 3 तरह का हो सकता है। पहला तो होगा अनुलंबीय, दूसरा होगा अनुप्रस्थ और तीसरा होगा असममित। यह 3 ही प्रकार है जिस तरह से वो क्या हो सकता है, द्विविखंडन कर सकता है। तो अनुलंबीय को हम लोग देखो इंग्लिश में बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल आप लोग पढ़े होंगे, मतलब सीधा। जैसे मैं अभी खड़ा हूं, अगर मेरे को सीधा सीधी ऐसे फाड़ दिया जाए तो 2 बराबर भागों में जब फटेगा मेरा बॉडी, तो इसको हम लोग कहेंगे क्या, अनुलंबीय कहेंगे। क्लियर है? अब एक होता है अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ का अर्थ होता है ट्रांसवर्स। चलो आगे समझते हैं। और तीसरा है असममित, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एसिमेट्रिकल। क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिकल। क्लियर है? अब देखो, जो अमीबा होता है ना, इसके शरीर का कोई आकार, निश्चित आकार नहीं होता है, और इसको हम लोग किसी भी सममिति में काट सकते हैं, ठीक है। तो यहीं तक बात आप लोगों को समझना था। अब आइए समझते हैं इन तीनों का एग्जाम्पल, उदाहरण मैं यहां पे लिख के रखा हूं तो आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले क्या है भाई, जैसे यहां पे यूग्लिना में देखेंगे कि यूग्लिना के बॉडी में सबसे पहले ऊपर से और नीचे से 2 खांच बन जाता है, और धीरे धीरे यह क्या होता है, इसके जो भीतर के केंद्रक हैं विभाजित हो जाते हैं और दोनों खांच मिल करके और इसको 2 भागों में बांट देते हैं। तो इस तरह का जो विभाजन होता है अनुलंबीय तरह का होता है। तो इसका एक उदाहरण है
यूग्लिना, इसको आप अच्छे से याद कर लेंगे, क्योंकि आगे जाकर आप लोगों को नीट भी तो देना है, डॉक्टर बनना है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको आप याद रखेंगे। दूसरा है हम लोगों के पास अनुप्रस्थ। क्या है? अनुप्रस्थ। अनुप्रस्थ में एग्जांपल है पैरामीशियम। पैरामीशियम तो आप लोग देखते हैं स्लीपर, चप्पल की तरह की उसकी आकृति होती है जो हम लोग चप्पल पहनते हैं। तो ये क्या होता है कि इसमें बीच से, इधर देखेंगे धरती जो हम लोगों का है उसके सीधा सीधी में आप देखेंगे कि इसका जो बॉडी है दोनों तरफ से उसमें खांच बनता है, इसके केंद्रक विभाजित होते हैं और बाद में कितने भागों में? 2 भागों में बढ़ जाता है। क्लियर है यहां तक? अब चलिए तीसरा अमीबा है। अमीबा में कोई इसके बॉडी का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, तो ये किसी भी अक्ष में क्या हो सकता है? विखंडित हो सकता है। तो यही 3 मुख्य रूप से आप लोगों को एग्जाम्पल पढ़ना था। अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो भाई अब थोड़ा आते हैं पीछे और पीछे ला करके समझने का कोशिश करते हैं कि आखिर अब हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो अलैंगिक जनन के प्रकार में हम लोग विखंडन पढ़ चुके हैं, पहला तो क्लियर हो गया अब हम लोगों का। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा मुकुलन, मतलब बडिंग। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो बस अब इसी के बारे में झटपट समझते हैं कि आप लोगों के बुक में क्या दिया हुआ है, और मैं थोड़ा अपने से भी आप लोगों को समझाऊंगा। हाँ, तो अब हम लोग मुकुलन के बारे में पढ़ेंगे। मुकुलन को हम लोग अंग्रेजी में बडिंग के नाम से जानते हैं। देखो, जो मुकुलन होता है ना, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे फिगर में आना पड़ेगा, जो एनसीईआरटी में फिगर आपको दिखाया गया है। आप यहाँ पे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हाइड्रा का फोटो आपको दिया गया है यहाँ पे। तो मुकुलन जो होता है वह अलैंगिक जनन का एक प्रकार है, जिसमें शरीर के बाहरी त्वचा पे या तो बाहर की ओर कुछ उभार बनने लगता है, या तो शरीर के बाहर की ओर कुछ उभार बनने लगता है, या फिर शरीर के भीतर की ओर कोई उभार या संरचना बनने लगता है, जिसमें धीरे धीरे कोशिका विभाजन होकर के वह कलिका में बदल जाता है। किस चीज में? कलिका में। और यह कलिका जब क्या होता है, टूट करके अपने जनक के शरीर से जब अलग होता है तो वह नए जीव का निर्माण करता है। जैसे हाइड्रा का कलिका आप यहां पे देख सकते हैं, यह कलिका जब टूट करके गिरेगा तो फिर एक इसमें बदल जाएगा, फिर नए हाइड्रा को जन्म देगा। तो यही बात यहां पे समझाया गया है। अब आइए आपको समझाने का कोशिश करते हैं कि आखिर यह मुकुलन होता कितने प्रकार का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए, मुकुलन जो होता है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहले को हम लोग बोलते हैं बहिर्जात मुकुलन। यहां पे देख सकते हैं मैं बहिर्जात मुकुलन और अंतर्जात मुकुलन पहले से ही लिख के रखा हूं। तो 2 तरह के मुकुलन होते हैं। बहिर्जात मुकुलन क्या होता है? बहिर्जात मुकुलन में आप देखेंगे कि शरीर जो है, शरीर के बाहर आउटग्रोथ निकलता है, मतलब मुकुल का निर्माण होता है। और अंतर्जात मुकुलन में आप देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें क्या है कि जैसे इस तरह का अगर शरीर है तो शरीर के भीतर मुकुल का निर्माण होता है। तो दोनों में मुख्य अंतर आपको समझ में आ गया होगा। एक में शरीर के बाहर मुकुल का निर्माण होगा और एक में शरीर के भीतर मुकुल का निर्माण होगा। अब जो शरीर के बाहर मुकुल का निर्माण होता है उसको कलिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कलिका के नाम से जाना जाता है। और जो शरीर के भीतर मुकुल का निर्माण होता है उसको जेम्यूल के नाम से जाना जाता है। अब थोड़ा सा चलते हैं एनसीईआरटी के फिगर पे, तो वहां पे आप लोगों को क्लियरली ये बात समझ में आ जाएगा कि दोनों किस किस नाम से पुकारा जा रहा है। देखिए, यहाँ पे 2 फिगर दिया गया है। इन दोनों फिगर को बहुत ध्यान से आप देखेंगे। जो पहला फिगर था मेरे प्यारे बच्चों वो था हाइड्रा का। तो जो हाइड्रा होता है इसमें देखिए बाहर साइड, शरीर के बाहर मुकुल का निर्माण हो रहा है, यानी यह बहिर्जात मुकुल है, एक्सटर्नल बडिंग है। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? कलिका के नाम से जानेंगे। और जस्ट नीचे वाला जो फिगर है, नीचे वाला आप यहाँ पे फिगर देखेंगे, ये स्पॉन्जिला का फिगर है। ठीक है? तो स्पॉन्जिला में क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसके भीतर आप देखिए, भीतर भीतर गोल गोल संरचना देख रहे हैं, तो शरीर के भीतर इसमें बड का निर्माण होता है। और इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? इसको हम लोग जेम्यूल्स के नाम से या गेम्यूल्स के नाम से जानते हैं। तो यही 2 मुख्य प्रकार आप लोगों को पढ़ना है। आइए अब इसके बारे में थोड़ा और समझने का कोशिश करते हैं। देखिए, आपका जो एनसीईआरटी बुक है ना, यहाँ पे जो बहिर्जात मुकुलन है उसके 2 उदाहरण बताए गए हैं। पहला उदाहरण दिया गया है आपको ईस्ट का। ईस्ट में क्या होता है कि उसके शरीर से छोटा सा आउटग्रोथ निकलता है, मतलब बाह्य संरचना निकलती है, मुकुल निकलती है, जो बाद में उसके शरीर से अलग होकर के और नए ईस्ट में विकसित हो जाती है। दूसरा जो उदाहरण आप लोगों को पढ़ाया गया है एनसीईआरटी में, तो ईस्ट क्या होता है? ईस्ट एक तरह का फंगस है। अब 2-3 बात यहां पे समझ लेते हैं। जो ईस्ट होता है एक तरह का फंगस होता है। ठीक है? और यह एक कोशिकीय फंगस है, मतलब यह कवक जो है एक कोशिकीय होता है और यह अपवाद है। ठीक है?
क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही कोशिका पाया जाता है। और दूसरा जो एग्जाम्पल आप लोगों को बताया गया है वह एग्जाम्पल बताया गया है मेरे प्यारे बच्चों हाइड्रा का। तो ये एक्सटर्नल बडिंग का 2 एग्जाम्पल था यहाँ पे। अब चलिए इंटरनल बडिंग का यहाँ पे सिर्फ एक एग्जाम्पल आपको बताया गया है। वह एग्जाम्पल क्या है मेरे प्यारे बच्चों? वह है स्पॉन्जिला का एग्जाम्पल। स्पॉन्जिला जो है यह पॉरीफेरा संघ के स्पंज का एक उदाहरण है। ठीक है, पॉरीफेरा संघ में इसको रखा गया है स्पॉन्जिला को। अब देखिए थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये जो जेम्यूल्स हैं ये जेम्यूल्स होते क्या हैं, इसको ठीक से समझने का कोशिश करते हैं। देखिए जो पॉरीफेरा संघ के जो जीव होते हैं उनके बॉडी में आपको पता होगा, अगर 11th में आप लोग पढ़े होंगे तो उनके शरीर में पानी को भीतर ले जाने के लिए कुछ छिद्र बने रहते हैं, छोटे छोटे पोर होते हैं। ठीक है, जो पानी को शरीर के भीतर लेकर के जाते हैं उसके देह गुहा में भीतर। ठीक है, इन छिद्रों को ओस्टिया के नाम से जाना जाता है। और जब पानी उसके शरीर के भीतर पहुंच जाता है तो एक बड़े से छिद्र से उन सारे पानियों को शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है। इसको हम लोग बोलते हैं ऊपर वाले छिद्र को ऑस्कुलम। तो इन दोनों चीजों से अभी कोई लेना देना हम लोगों को नहीं, हम लोगों को सिर्फ समझना है देह गुहा के बारे में कि आखिर ये देह गुहा क्या होता है, या फिर स्पंज गुहा इसको हम लोग कहेंगे। क्योंकि स्पंज की बात चल रही है तो इसको हम लोग स्पंज गुहा के नाम से जानेंगे। ठीक है, अब देखो स्पंज गुहा मतलब भीतर का कोई गोल संरचना, उसमें क्या होता है छोटी छोटी कलिका का निर्माण होने लगता है, छोटी छोटी कलिका बनेंगी। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये जो कलिकाएं बन रही हैं ये एक तरह का कोशिका होता है और इस कोशिका का एक खास नाम है। इस कोशिका को आर्कियोसाइट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये जो आर्कियोसाइट है इसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं आद्य कोशिका। और ये जो आद्य कोशिका आपको गोल गोल संरचना दिख रही है ना, ये जब पूरा एकदम समूह बना लेता है तो इसके समूह को, पूरे समूह को, आद्य कोशिका के समूह को जेम्यूल कहते हैं। तो अब क्लियर आप लोगों को हो गया होगा कि जेम्यूल क्या है। तो यहाँ पे जितने भी कोशिका भरे हुए दिख रहे हैं छोटे 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 छोटे, ये सब मिलकर के जेम्यूल का निर्माण करते हैं। और ये जो जेम्यूल होता है मेरे प्यारे बच्चों, इसको स्पंज के बीज के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये जेम्यूल नीट के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको बहुत अच्छे से आप समझेंगे या समझ गए होंगे। क्लियर है? चलिए अब आगे समझते हैं आगे आप लोगों को क्या पढ़ना है।